बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतलान बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और आज भी एक नया टॉपिक लेकर आए, बल्कि कहूँ तो बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आए, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं और उन मसाइल को हल जो है वो यहाँ बैठ कर हम कोशिश करते हैं निकाल सकें। क्योंकि आज भी जो हमारे पास डिफरेंट तरह के टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि लोग जो कि बड़ी एजेस के ऊपर जब दाखिल हो जाते हैं, यानी बड़ी एजेस पर आ जाते हैं, जब उनकी उम्र जो है वो 40+ हो जाती है, तो उनके साथ मसाइल भी बहुत सारे लाहक हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हड्डियों में दर्द बैठ जाना, पट्ठों में दर्द बैठ जाना, डिसेबिलिटी, बोन्स का कमज़ोर हो जाना या बोन्स डैमेज हो जाना, शुगर बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर आ जाना, ये ऐसी बीमारियाँ जो कि कॉमनली हम देख रहे होते हैं कि जो उम्र रसीदा अफराद होते हैं उनके साथ ये बीमारियाँ जो है वो जुड़ जाती हैं। तो इन बीमारियों को कंट्रोल कैसे करना है या इन बीमारियों को साथ लेकर कैसे चलना है, क्योंकि अमूमन हम ज़िंदगी में देख रहे होते हैं कि वॉकिंग और जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको हमने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हम सारा दिन का काम कर लेते हैं तो हमारे वो पूरा कोटा पूरा हो जाता है और हम ये नहीं समझते कि अब हमें मज़ीद वॉक की ज़रूरत है या दीगर कोई एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी हमारी ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक मसाइल जो है वो दरपेश होना शुरू हो जाते हैं और लोग जो है वो अपने आप को बड़ा सुस्त जो है महसूस करते हैं। बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं होती, वो फीलिंग्स नहीं आती, वो अच्छी तरीके की जो लाइफस्टाइल आप लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो है ना कहीं लचक आना शुरू हो जाती है। तो ये क्यों वजूहात होती हैं, क्या इसके रीज़न्स होते हैं, हमें किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे आज प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर आज मौजूद गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मुनीर हुसैन। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर मुनीर, आपने जैसे कि हमें बताया भी कि दीगर बहुत सारे ऑप्शनल आपके पास चीज़ें हैं जिसमें आप वर्किंग भी करते हैं और साथ उसको डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, साथ उस पर ट्रीटमेंट भी करते हैं। अब पहले हम शुरू करते हैं हड्डियों के मसाइल के ऊपर, क्योंकि सर्दियाँ हैं, पुरानी चोटें भी लोगों को लगी होती हैं जो कि सर्दियों के अंदर उठ उठ के आती हैं और उसकी तकलीफ़ जो है लोगों को हो रही होती है। क्या वजूहात होती हैं इनकी, लोग इससे कैसे बाहर आए? देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कोल्ड एंड डैम्प क्लाइमेट्स में रूमेटिज्म बढ़ जाता है। बड़ी उम्र में हमारे यहाँ के जो है ना कोई प्रिवेंशन नाम की चीज़ नहीं है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ऑस्टियोपीनिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस से ये कि फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। ख़ास तौर पर लेडीज़ में हिप फ्रैक्चर मर्दों के मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा होता है। ठीक। अगर हिप फ्रैक्चर हुआ तो आप देखते हैं इसके बाद डाउन हिल कोर्स होता है। अमूमन लोग मैंने देखा कि अस्पतालों में ही बेड सोर हो जाते हैं लोगों को। ऐसा ही है। तो बड़ा ये मैंने ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सब होता है। हमारे यहाँ विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, और हमारी शुगर डायबिटिक की तो एपिडेमिक चल रही है। तो ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन लॉन्ग रन में, जैसे आदमी बड़ी उम्र के फेज़ में दाखिल होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कर देती है। इसके अलावा रीनल फेलियर की तरफ ले जाती है, इंसान की बिनाई मुतासर होती है और बड़ी उम्र में बिनाई मुतासर में कैटरेक्ट भी होता है, बहुत कॉमन। इसके अलावा पर्दे की बीमारियाँ शुरू हो जाती है शुगर और ब्लड प्रेशर से। और इसके अलावा एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन हो जाता है। मैक्यूलर डिजेनरेशन का ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है और उसके अंदर अब बड़ी तहकीक हो रही है। तो उसमें एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन ये होता है कि पर्दा जो है ना, पर्दा में डिजेनरेशन यानी मुतासिर होना शुरू हो जाता है, आँख का पर्दा। उससे फिर ये होगा कि आँख के पर्दे में 2 टाइप के डिजेनरेशन होते हैं, वेट एंड ड्राई। वेट में तो चले हमने आँख में इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ा कंट्रोल कर लिया, या फोटो। ड्राई का बड़ा मुश्किल होता है। तो इस पर बहुत काम हो रहा है दुनिया भर में। इसके अलावा दिल के मखसूस मसाइल होते हैं बड़ी उम्र में, दिल की रफ्तार आगे पीछे हो जाती है। बहुत कॉमनली होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी दिल की जो है ना खाने इस तरह चलता है, फिर बीट आती है, वापस इस तरह चलती है, हार्ट बीट। एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। उसमें फिर क्लॉट होने का खतरा होता है। दिल में क्लॉट होगा, फेंकेगा ऊपर, फालिज हो जाएगा। तो ये सारे मसाइल हैं। तो बड़ी उम्र के साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। पार्किंसनिज्म हो जाता है, लड़जा हो जाता है, बैलेंस ख़राब हो जाता है, फॉल हो जाते हैं, गिरते हैं लोग। और एक चीज़ होती है फ्रेल्टी यानी बेतहाशा कमज़ोरी, नकाहट और यानी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते। फंक्शनलिटी ख़राब हो जाती है। जब फ्रेल्टी होती है तो अमवात का 50% तक बढ़ना वो हो जाता है, खदशा बढ़ जाता है। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। इसके अलावा जो है आर्थराइटिस हो जाता है, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस बहुत कॉमन है।
तो आदमी घुटनों में दर्द होता है, चल नहीं सकता। आप शोल्डर में भी आर्थराइटिस, जब बास जगह पे तो आप इलाज कर सकते हैं, आप उनको सप्लीमेंट्स वगैरह दे सकते हैं, जैसे या नेचुरल फिजियो हो सकती है। फिजियो हो सकती है, कॉन्ट्राडिन सल्फेट, ग्लूकोजामीन, एमएसएम। मैं कोई दवाई के फॉर्मूले बता रहा हूँ, मैं कोई ब्रांड नाम किसी का भी नहीं लेता हूँ कि वो ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ है। ये इसके अलावा जो है ये एलोवेरा बहुत मुफीद है जॉइंट प्रॉब्लम्स में। एलोवेरा ओके, जिसे आप हलवाई गीकवार भी बना के खा सकते हैं, अच्छा। विच इज़ अवेलेबल इन सम पार्ट्स ऑफ कराची फॉर्चुनेटली। लेकिन अब बहुत कम लोग रह गए, इक्का दुक्का ही कोई बनाता होगा। सही, यानी एलोवेरा जो कि आप नेचुरल बात करें कि अब वो अगर हम ज़िंदगी की रूटीन के अंदर शामिल कर लें या उसको खाना शुरू कर दें या लगाना शुरू कर दें जिन पार्ट्स पर है, क्योंकि एलोवेरा के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि हम अमूमन पढ़ते भी रहते हैं। एक हर्बल ट्रीटमेंट है जिसको हम देखते हैं कि हर्बली तौर पर बड़ी मुफीद भी साबित होती है। तो इट्स गुड कि अगर आपने बताया कि अगर एलोवेरा को खाना शुरू कर दें तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि आपकी काफ़ी बीमारियों को कंट्रोल कर सकती है। अच्छा, ब्लड प्रेशर की हम बात कर रहे थे क्योंकि उम्र रसीदा अफराद की बेसिकली हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर की बीमारी जैसे जैसे एजेस बढ़ती जाती है तो कुदरती तौर पर उनको आने शुरू हो जाती है। क्या मसलहात हैं? क्या हाइपरटेंशन की वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं या फिर एक उम्र का फैक्टर होता है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की तरफ या ब्लड प्रेशर के इशूज़ की तरफ हम लोग चले जाते हैं? हाइपरटेंशन एक आलमी मसला है, बहुत बड़ा मसला है। 40% अमेरिका की आबादी हाइपरटेंशन के ज़मरे में आ जाती है, और हाइपरटेंशन एक खामोश कातिल है। फालिज हो जाएगा, दिल का दौरा बढ़ जाएगा, गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, डायलिसिस पे इंसान चला जाएगा। तो आप डेफिनेशंस पूरी बदल चुकी है, ग्राउंड रियलिटीज़ हैव चेंज्ड। अब जो हाइपरटेंशन है, अब डेफिनेशन ये कि 120/80 से बिलो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। सही। 120/80 से एक अशारिया भी बढ़ जाए तो उसे कहते हैं कि प्री हाइपरटेंशन या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ये लेटेस्ट डेफिनेशंस हैं पूरी दुनिया के अंदर जो वो यानी टाइप्स के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। हाँ, तो अब ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन है, लोग समझ नहीं पाते, कहते 130 और 85 है, ठीक है, नहीं नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, 120 और 80 से नीचे होना चाहिए। अच्छा। कि ब्लड प्रेशर जो है लॉन्ग टर्म नुकसानात करता है। तो इसमें ये है कि शरियानें तंग हो जाती है, और अगर इंसान को ब्लड प्रेशर हो और वो उस पर से तंबाकू का इस्तेमाल करे तो बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, और शरियानें तंग हो जाती है, दिल की शरियानें भी तंग हो जाती है, दिमाग की भी होती है, फालिज के खतरा और इंक्रीज हो जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। नमक का इस्तेमाल कम रखना चाहिए इस ज़माने में। अब जैसे बाज़ नमक है ना, कार्डियक सॉल्ट्स आते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन कार्डियक सॉल्ट्स आते हैं, एक आध ही चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो वो कार्डियक सॉल्ट यूज़ करना चाहिए। पिंक सॉल्ट आ गया अब तो, काफी ऐसे सॉल्ट नहीं, है। वो अच्छा, तो वो रेगुलर नुकसान नमक देता है। है। पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट, सब नमक है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड है। ओके तो ओके कार्डियक नमक जो डिफरेंट होता है ना, उसकी फार्मूलेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। ओके। तो उसमें ये कि वो ब्लड प्रेशर को इतना रेज नहीं करता, कार्डियक हार्ट फेलियर में भी काम आ जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी भी WHO की रिकमेंडेशन है कि आप छोटे बच्चों को भी इजाफी नमक और शुगर ना दें, क्योंकि इनहेरिटेंस के अंदर जब ये इश्यूज आ जाता है तो बच्चों के अंदर बहुत तेजी से ये चीज डेवलप करती है। राइट। अब जैसे ब्लड प्रेशर है तो उसका, आप इनहेरिटेंस की आपने बात की, तो उसके मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी बुनियाद पे हेरिडिटरी ब्लड प्रेशर भी चलता है। ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, विद वेरी कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। यानी आप कह रहे हैं कि जेनेटिकल इश्यूज की वजह से भी ये आ जाते हैं। आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो मैंने मोस्ट ऑफ द अपनी स्टडीज़ की बात करूं या डिफरेंट तरह की रिसर्च की बात करूं तो उसमें देखा गया है कि लो ब्लड प्रेशर का इलाज मौजूद है, और जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल किया जाता है लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जाता। लो ब्लड प्रेशर में होता है कि आप जूसेस पी लें, आप उसको कुछ भी दे दें बॉडी के अंदर जो कि उसको इंटेक करे, उसका शुगर लेवल बेहतर करे, तो लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और उसको एक टेम्परेमेंट के ऊपर जाके कंट्रोल किया जाता है, और अगर वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। बिल्कुल फालिज हो जाता है ब्रेन। स्ट्रोक की दो किस्म है, एक में तो जो है ना कि क्लॉट जम जाता है, दूसरा हैमरेज। अगर बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर हो ना, जिसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, तो ब्रेन हैमरेज का खतरा हो जाता है, आंख में भी ब्लीडिंग हो जाएगी।
ओह, आँख भी चली जाएगी। तो पर्दे में, यानी पर्दा गया तो फिर गया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स इट अराउंड। दूसरा ये कि आप जो कह रही हैं कि ब्लड प्रेशर ख़त्म नहीं हो सकता, नहीं, ब्लड प्रेशर दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो सेकेंडरी ब्लड प्रेशर है, आप उसका कॉज रिमूव कर दें तो वो ब्लड प्रेशर ख़त्म हो सकता है। दूसरा, अगर लो लेवल का ब्लड प्रेशर है तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, नमक का बेताशा ना खाएं, मोटापा दूर करें, अपना एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, स्मोकिंग तर्क कर दें, किसी किस्म की तंबाकू, शीशा, हुक्का, मैनपुरी, गुटखा, निस्वार, ये जो भी है वो बंद करें, शराब ना पिएं। तो ये सब चीज़ें करने से और एक्सरसाइज करने से अगर छोटे लेवल का ब्लड प्रेशर है तो ख़त्म हो जाएगा। ओके, यानी इस पे भी टाइप्स आप कह रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसके अंदर भी प्राइमरी का अगर आपने मॉडिफिकेशन की लाइफ की तो फिर ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल सही कहा लेकिन आपने। लाइफ मॉडिफिकेशन जैसे कि हम अगर नॉर्मली बात करें तो हमारी लोगों की ज़िंदगी से ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आते नहीं है, वॉकिंग हम करते नहीं है, बाहर निकलते नहीं है, अपने लिए टाइम निकालते नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेना शुरू हो गए हैं। और लोगों को जो बीमारियाँ हो रही हैं वो एक वजह या एक कॉज ये भी है। राइट, ये कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का फुकदान है। हम लोग जल्द से जुलूस मार कुटाई में अपना वक्त निकाल लेते हैं। जो स्पोर्ट्स जो है वो हेल्दी आउटलेट है ना, आप अपना सारा जज्बा स्पोर्ट्स हेल्दी चीज़ में खर्च करते Exactly. हैं। वो वी डोंट हैव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ तो बड़ा जुल्म होता है, इनको स्पोर्ट्स में इजाज़त नहीं दी जाती। हालांकि स्पोर्ट्स में इनको पूरी इजाज़त होनी चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी इज़ अ मस्ट, बट मेंटली एंड फिजिकली बोथ। एग्जैक्टली। अगर वो ना हो तो इंसान, अगर एक किसी को कमरे में बंद करके रखें तो जैसे अगर एक आदमी मर्द को बंद कर दें कमरे में, पागल हो जाएगा। तो ये चीज़ औरतों पे भी होती है, तो ये हमारे चीज़ों में समझना चाहिए। इस्लाम जो है ना बड़ा मॉडरेशन का मज़हब है, तो इसको हमने सही मानों में समझा ही नहीं। समझा ही नहीं। सही, लेकिन एक्टिविटीज़ जो हम फिजिकल बात कर रहे हैं, अगर आपने कहा कि स्पोर्ट्स बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर, कुछ नहीं तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स आपकी ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए जो कि आपको बिज़ी रखे या आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को रोटेट रखे। अगर स्पोर्ट्स ना भी हो तो जो हमारी रोज़मर्रा की ख़वातीन होती हैं, घर की घरेलू ख़वातीन जिनको हम कहें, उनके पास ज़ाहिर टाइम नहीं होता बच्चों को देखना, घर को देखना, हस्बैंड्स को देखना। एक लाइफस्टाइल उनके मॉडिफिकेशन तो इस हिसाब से चल रही होती है कि उन्होंने घर को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, खाने भी बनाने, घर के काम भी देखने हैं। तो वो समझते हैं कि हमने झाड़ू पोछा घर कर लिया और अपने बच्चों को संभाल लिया तो हमारी पूरे दिन की जो एक्सरसाइज है ना वो यहाँ पर हमारी ख़त्म हो गई। तो इस तरह की जो मॉडिफिकेशन होती है उसको चेंज कैसे किया जा सकता है? मैंने सबको मशवरा देता हूँ, कम से कम 2 मिनट इधर से 2 मिनट इधर से 15 मिनट अपने लिए निकाले, बाहर जाए मैदान में। अब मैदान में जाने में कब आते हैं कि कुत्ते बहुत है हर जगह पे, तो अक्सर लोग घबराते हैं कि हम गली में निकलते हैं और कुत्ते हमारे पीछे भागते हैं। और ये मैंने ऐसी ऐसी जगहों पे देखा है कि 2-2 हज़ार गज का जो है ना खाली मैदान पड़ा हुआ होता है, लेकिन लोग कतराते जाते कुत्तों की वजह से। तो ये सब चीज़ें हैं ये लेकिन ये बहुत आप तो इम्पोर्टेंट है। मैदान की बात करें, अगर प्यारे प्यारे पार्क्स भी क्यों ना बने हुए हो तो लोग तो वहाँ जाने से भी कतराते हैं कि हमें ट्रैक पे वॉक ना करनी पड़े। लोग टाइम ही नहीं निकाल पाते अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो ये टाइम तो बड़ा ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें या हमारी दीगर ज़िंदगी के अंदर जो बीमारियाँ हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं होगी, आप अपने आप को किसी एक्सरसाइज में नहीं ढालेंगे तो आपकी जो पूरी सुस्ती है बॉडी की या फिर आपका काम का जो स्ट्रक्चर है वो मुतासर होता वो आपको खुद दिखाई देगा। और आप लोग के अंदर जो कहते हैं ना कि हम यंग जनरेशन की भी अगर बात करें तो बड़ी सुस्ती में आई हुई है यंग जनरेशन भी, और बहुत जल्दी थक जाती है, बहुत जल्दी जो है वो कहते हैं ना अपनी एक्टिविटी को लूज़ करना शुरू कर देती है। तो वो ये वजह है क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उसको अपनाने की बड़ी ज़रूरत है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी गुफ्तगू को हमने शामिल किया अपने प्रोग्राम के अंदर, चाहे वो डिफरेंट रीजंस के ऊपर हो या फिर डिफरेंट इश्यूज़ जो कि हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद होते हैं उसके ऊपर बात की। क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी पे हम बात कर रहे थे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बात कर रहे थे, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के अंदर। अगर इसको आप नहीं अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी वही एक जो प्लेटफॉर्म पे या एक जो पटरी पे चढ़ रही है
उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी और इसको चेंज करने के लिए आपके साथ जो मसाइल हैं वो भी वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे। तो अगर मसाइल को ख़त्म करना है तो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ज़रूर अपनाना पड़ेगा आपको। और साथ ही अभी हम डिस्कस कर रहे थे डिसेबिलिटीज़ के ऊपर, क्योंकि डिसेबल जो के बच्चे की बात करें या फिर अगर कोई बड़े हैं डिसेबल हो जाते हैं तो उनके साथ भी मसाइल बहुत सारे लाहक हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं, या अगर मेंटली डिसेबल हैं तो फिर उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। डॉक्टर मुनीर से जानेंगे डिसेबल्स लोग जो होते हैं डॉक्टर मुनीर, उनके क्या मसाइल होते हैं कॉमनली, जो कि डिसेबल्स होते हैं, अगर उनकी हम बात करें चलने फिरने से कासिर हो गए हैं या फिर हाथ पांव उठाने से कासिर हो जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी को या उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे होनी चाहिए? पूरा इसका एक ट्रीटमेंट प्लान होता है ना। सपोजिटली एक ऑटिस्टिक बच्चा है ना, उसके लिए भी पूरा मेथड है ओके। ना। तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी ऑटिस्टिक है, एंड एलोन मस्क, एग्जैक्टली। एंड ही ओन्स $1 ट्रिलियन। तो ये हम लोग डिस्काउंट कर देते हैं ऐसे लोगों को, जो डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इनको ऐसी ऐसी सलाहियतें दी होती है कि ऐसे बाद ही। लोग वो मैथ्स में और आर्ट्स में एक्सीड करते हैं। इसके अलावा जैसे पेशेंट्स हैं डाउन सिंड्रोम, उनका आईक्यू लेवल नीचे होता है। तो जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती जाती है तो बच्चों में पैदा डाउन सिंड्रोम का इंसिडेंस बढ़ता जाता है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। उसमें ये कि अल्ट्रासाउंड से वो एक मालूम चल जाता है, वो नेक पे न्यूक्ल थिकनेस होती है ना, और दूसरी अलामात से ये मालूम चल जाता है कि डाउन सिंड्रोम की तरफ जा रहा है। फिर वो एक बाकी दूसरे मसाइल हैं, वो मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कि इस बात में एहतियात रखनी चाहिए, एक नॉलेज आगाही होनी चाहिए कम अज़ कम। एंड डाउन सिंड्रोम ये सब इन तरीका फिर एक सीपी चाइल्ड बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, हद से ज़्यादा है। ऐसे ही। सेरेब्रल पॉलिसी बहुत ज़्यादा है। तो उनके लिए फिर पूरा एक फिज़िकल एक्टिविटी का स्ट्रक्चर है, फिज़िकल थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, एंड इसका बड़ा रोल है। तो उनको डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, इनको पूरा हेल्प देनी चाहिए। तो जो नहीं चल सकता वो थोड़ा बहुत चल लेगा, तो थोड़ा बहुत चल रहा है वो बेहतर चल रहेगा। जो बात नहीं कर सकता वो बात थोड़ा करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए स्पेशल एजुकेशनल एंड वोकेशनल स्कूल्स होने चाहिए, जो जिसकी की बड़ी कमी है, क्योंकि मुश्किल से 4-5 ऐसे स्कूल हैं, तो हर एक की इस पे वो अप्रोच नहीं होती। बाद लोग बेइंतहा गरीब होते हैं, इनके पास इतना भी नहीं होता कि वो कम अज़ कम अगर फ्री भी हो तो स्कूल तक ले जाए। एग्जैक्टली यही होता है लाइफस्टाइल के अंदर, बड़ी उनको जो है ना मुश्किलात आ रही होती हैं इन चीज़ों पे, कि अगर हॉस्पिटल में फ्री हॉस्पिटल है तो वहाँ जाने में दुश्वारी होती है कि हम दिखाएं तो मेडिकेशन के ज़ाहिर पैसे होंगे, इस चीज़ों के पैसे होंगे, तो लोग इससे कतराते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये क्या हमारे पाकिस्तान की बात करूं या ओवरऑल द वर्ल्ड की बात करूं, तो लोग जो है क्या इस स्टेप को लेते हुए क्या आगे नहीं बढ़ पाते, क्या उनकी मुश्किलात और मज़ीद जो है वो अपने आप को बढ़ता हुआ देखते हैं? नहीं, मगरिब की दुनिया में हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं अमेरिका में था, कोई ऑटिस्टिक बच्चा आता था तो मैं कार्टा ब्लांच पूरा इनको लिख के दे देता था, ताकि स्टेट की तरफ से पूरी हेल्प हो जाए ना। कि अमेरिका में तो बाद में बच्चों को भी छोड़ देते हैं, वो डाल दिया ग्रुप होम में या ऑर्फनेज में, या फिर एडॉप्शन के लिए दे दिया। तो जो रखते थे मैं कि उनको सलाम करता था कि रखा हुआ ऐसे बच्चे को, फिर भी इस माशरे में। तो मैं इनको पूरा टोटल सपोर्ट देता था कि इनको हर तरफ से स्टेट से वो हेल्प हो जाते हैं। वहाँ मगरिब में स्टेट से हेल्प होती है, घर पे नर्स आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज हो जाएगी, एवरीथिंग इज डन। एंड स्पेशल स्कूल्स होते हैं, वो सब फ्री होते हैं। टू एंड फ्रो स्कूलिंग तो वैसे भी हर बच्चे की तो वहाँ पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान में भी यही क्राइटेरिया ऑर्फनेज में छोड़ होना जाते चाहिए हैं, कि और स्कूलिंग ऐसी है अब तो माशाल्लाह इतने स्कूल्स बन चुके हैं जिसमें इन बच्चों को दाखिल कराया जाता है। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने बच्चों को बोझ समझते हैं और वो नहीं डालते, और उन्होंने घर में जंजीरों में डाल के जकड़ के उन बच्चों को रखा होता है। हालांकि माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड बच्चे होते हैं ये, और इनके अंदर अल्लाह पाक ने एक कुदरती तौर पर स्किल्स डाली भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद माँ बाप ये समझने को तैयार नहीं होते। भाई बेइंतहा जुल्म है, जहालत है, और नेग्लिजेंस है, हिपोक्रेसी है। ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे स्टेट की तरफ से हमें वी शुड बी अ वेलफेयर स्टेट, क्योंकि अगर हम लोग सब पिचिंग करें तो हमारे मुल्क में पैसा बहुत है। ईमानदारी की बात की जाए, पैसा बहुत है, हमें बाहर से पैसा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम 1 लाख अरबपति हो गए और कम से कम 15,000 खरबपति हो गए। अच्छा, इतनी महंगाई में आप तसव्वुर करते हैं कि अभी भी ये होगा? लोगों के पास बहुत पैसा है, इतना काला पैसा है कि आप
लोग जो ना, ऐसे भी लोग मैं जानता हूँ जो दीवारों में पैसा चुन के रखते हैं छुपा के, ये छापा पड़ा तो समझ में ना आया कि दीवारों पे पड़ा हुआ है। चलिए, आप तो पॉलिटिकल से वैसे भी बड़ा ताल्लुक रखते हैं, आपका तो वहीं फैमिली उनकी डॉक्टर है, तो आप शायद बेहतर जानते होंगे इस चीज़ें। अच्छा, मज़े की बात कि डॉक्टर मुनीर जो है वो मल्टी फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं, तो उनसे किसी भी इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करना बड़ा आसान हो जाएगा। डॉक्टर मुनीर, अब हम ज़रा कैंसर के पेशेंट्स की तरफ आते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर के पेशेंट्स को मैंने देखा है कि जब वो कैंसर के स्टेजेस में दाखिल होते हैं, फर्स्ट स्टेज का इलाज अवेलेबल है, सेकंड स्टेज पर आ जाता है, तब भी इंसान कहता है कि ठीक है, डॉक्टर से कोई भी रिकमेंडेशंस होती हैं तो डॉक्टर उनको गाइड करता है कि यू हैव टू ट्रीट, तो आपको ट्रीटमेंट करने से उससे ये होता है कि सेकंड स्टेज से भी इंसान बाहर आ जाता है। थर्ड स्टेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है इंसान के लिए, और फोर्थ पे तो ऐसा आता है कि इंसान बिल्कुल जो है उसके पास वापसी आने के चांसेस नहीं होते, और कैंसर को कंट्रोल करने की चीज़ें होती हैं जो कि वक्ती तौर पर कंट्रोल होता है। तो आप क्या समझते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स को क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से सिम्टम्स आते हैं? क्योंकि अभी हमने गुज़िश्ता महीनों पहले भी ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम चलाई, जो कि कॉमनली वुमेंस के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ दिखाई देता है। आप क्या समझते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको सिम्टम्स किस हद तक जो है वो लोगों को दिखाई देते हैं जो कि लोग इग्नोर कर जाते हैं? जैसे आपने जिक्र किया, पिस्तान का कैंसर जो है ना, हर 9 में से एक औरत को होगा। सबसे पहले तो सेल्फ एग्जामिनेशन है, खुद आदमी अपना एग्जामिन करे, इंसान औरत है ना। एंड फिर अब बाहर की दुनिया में 35 साल की उम्र के बाद मेमोग्राम करते हैं ईयरली। फिर ज़रूरत हो तो अल्ट्रासाउंड भी होता है, बल्कि हालांकि MRI भी ब्रेस्ट का होता है। लेकिन हम लोग तो इस मामले में हम बहुत लैकिंग हैं। मेमोग्राम भी इतने ज़्यादा, मेमोग्राफी के सेंटर्स भी अवेलेबल नहीं हैं, और बेसिक चीज़ें नहीं यहाँ पे होती। तो अगर जैसे स्टेज 1 में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज कर लिया जाए तो बहुत चांस है कि टोटल क्योर हो जाएगा। अब जैसे एंजेलिना जूली है, कितनी मशहूर है ना, तो उसको एक जीन थी जैसे BRCA1 BRCA2 कहते हैं, BRCA1 BRCA2, उसको पॉजिटिव थी। उसने वो समझ लिया था कि मुझे होना है, उसने अपने दोनों पिस्तान भी निकलवा लिए, रहम भी निकलवा लिया। मरने से अच्छा है कि उसने अपनी जान बचा ली, और इस मामले में इस खातून ने बहुत दुनिया में इंसानियत के लिए काम किया है। तो ये सब चीज़ें देखें, ये बड़ा प्रोएक्टिव होना ज़रूरी है। दूसरा, तंबाकू मुंह का भी कैंसर करता है, फेफड़े का भी करता है, मसाने का भी करता है। लोगों को नहीं मालूम, जितना फेफड़े का करता है इस तरह से काफ़ी हद तक मसाने का भी करता है। अच्छा। हाँ, तो लोग ये बात को नहीं समझते हैं। फिर तंबाकू कुछ ना कुछ और उड़ा देगा, चिप उड़ा देगा, आँख खराब कर देगा, किसी की सर्कुलेशन यानी कोई ना कोई साइड इफेक्ट ज़रूर है, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट करेगा। शराब नोशी अगर बहुत ज़्यादा करें उनसे भी फिर कैंसर बढ़ जाता है, पेट का गैस्ट्रिक कैंसर, लिवर कैंसर, ये वो सिरोसिस करता है, और फिर वो एक स्टेज आगे बढ़ता चला जाता है। फिर दूसरी बात, जैसे आपने कहा किस तरह से बचा जाए, तो हम लोग ये बासी बादाम पिस्ते वगैरह खाते हैं, फंगस वाले। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स। तो वो फंगस वाला जो होता है ना, उसमें एफ्लाटॉक्सिन होता है, इट कैन कॉज लिवर कैंसर। ओह माय। हाँ, तो ये चीज़ें हम नहीं समझते। फली भी खराब खा जाते उठा के। हमारे यहाँ तो बड़ा कॉमन है, अगर ज़रा सी कहते हैं ना कि फंगस लग जाए तो हम लोग तो कहते हैं अरे कुछ नहीं काटो इसको इस साइड से और उसके बाद में बना लो। हमारे यहाँ तो वो कहते हैं ना कि शॉर्टकट्स चलते हैं। हाँ। डिफरेंट जगहों पे। और अगर आप बता रहे हैं कि ये जो शॉर्टकट्स हैं वो आगे जाके किस हद तक मुतासिर करती है बॉडी को, क्योंकि आपने कहा कि लंग कैंसर तक हो जाता है। जैसे, और प्लास्टिक का हमारे यहाँ बेतहाशा इस्तेमाल है। प्लास्टिक में खाना, डब्बे, प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की पैकिंग, प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की बॉटल, ये सब प्लास्टिक लीच होता है। इसमें दुनिया भर की चीज़ें होती है जो लीच होती है पानी के अंदर और खानों में, और ये सब कैंसर इंड्यूसिंग है। इसके अलावा हमारे यहाँ फलों में, हर चीज़ में पेस्टिसाइड का बेस्ता इस्तेमाल है। फिर कार्सिनोजेंस, हर किस्म के कार्सिनोजेंस हैं, जो ना हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट पूरा जाता है अंदर। कैडमियम, लिथियम, एस्बेस्टॉस, छतों में एस्बेस्टॉस पड़ा होता है, वो फिर लंग कैंसर करता है, खास किस्म का झिल्ली का कैंसर जिसे कहते हैं मीजोथेलियोमा। तो हमारे यहाँ इतना सब कुछ प्रॉब्लमेटिक है इस मामले में कि हम लोग सोचते नहीं हैं। तो पर आगे जाके बड़ी उम्र में भी ये जो इस किस्म के टॉक्सिन्स हैं, एक तो वो एजिंग करते हैं, दूसरा कैंसर करते हैं, तीसरा जो है ना सोचने की सलाहियत भी कम हो जाती है। ऐसा ही है ना, मेंटल डैमेज हो जाता है, ब्रेन डैमेज। ये सब बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कह रहे थे अलामात क्या हैं कैंसर की, तो देखें बाज़ लोग का वज़न गिरना शुरू हो जाएगा, खांसी होना शुरू हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी,
है ना। फिर इसके अलावा जिस जगह का कैंसर हो उस हिसाब से वो इलामात आएगी। जैसे फेफड़े का कैंसर है तो उसमें खांसी में शिद्दत आना शुरू हो जाएगी। शिद्दत आएगी और बलगम के साथ थूक भी आएगा। अच्छा। थूक में अगर बलगम आए तो दो चीज़ें हैं पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। सबसे पहले तो हम टीबी का सोचेंगे। टीबी तकरीबन पाकिस्तान के हर घर में है तकरीबन। और दूसरा नंबर फिर आप कैंसर का और सोचेंगे। टीबी होने की वजूहत क्या है? क्योंकि पाकिस्तान का एनवायरमेंटल इश्यूज ऐसा है, या कि डस्ट एलर्जी बहुत ज्यादा है, या ओवर फिर और क्राउडिंग कोई है ना। एक घर में 15 लोग रह रहे हैं तो उसमें एक फिर दूसरे से एक दूसरे ट्रांसफर होना। से ट्रांसफर होता है। दूसरा हमारे टीबी कंट्रोल नहीं है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि एक चीज़ होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। अगर ये बहुत ज़्यादा फैलेगी ना तो फिर टीबी का ट्रीटमेंट भी बेइंतहा मुश्किल हो जाएगा। इसमें 9 दवाइयाँ खानी पड़ती है। जितनी दवाई खाएंगे इतना साइड इफेक्ट भी होता है। सही। तो ये चंद केसेस ऐसे भी दुनिया में हुए ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के जिसमें कोई इलाज नहीं था। और ख़ास तौर पे HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में ये बहुत है। हमारे यहाँ HIV पॉजिटिव पेशेंट्स इंटीरियर सिंध में काफ़ी आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आता किस तरह से इतना HIV बढ़ रहा है वहाँ पे, है ना। अभी एक पेशेंट को देखने गया था मैं सिविल अस्पताल में, तो वो चला गया दुनिया से। खैर वो ज़रा लेट प्रेजेंटेशन था। ट्रीटमेंट इन्होंने बिल्कुल सही की थी गवर्नमेंट अस्पताल, लेकिन ट्रीटमेंट बिल्कुल सही की थी, इलाज पूरा किया था। अच्छा, लोगों का कॉन्सेप्ट भी तो ये है कि गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर लापरवाही बढ़ती जाती है, डॉक्टर्स वक्त पर नहीं आते, डॉक्टर्स जो है वो देखते नहीं है सही से, और ये काफ़ी लोगों के मसाइल हैं। लोग जो है डिस्कस करते हैं और कतराते हैं जाने से। तो ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल होता है, लेकिन बाद अच्छे लोग भी होते हैं। जैसे डिपार्टमेंट अच्छा था और डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी। मैं हैरान रह गया, उसको सब कुछ मालूम था। एड्स डिफाइनिंग क्राइटेरिया, PCP निमोनिया क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट दी जा रही है, पूरा एल्गोरिदम अलिफ से लेके ये तक उसने मुझे पूरी पेशेंट की हिस्ट्री और सीक्वेंस में हर चीज़ बता दी, इन्वेस्टिगेशन। तो इट वाज रियली गुड। बट यानी आप कह रहे हैं कि बाज़ वक़्त होता भी है और बाज़ वक़्त अच्छे डॉक्टर्स भी वहाँ पे अवेलेबल लोग होते हैं। कोई आपको अच्छा इंसान टकरा गया तो वो और ख़ास तौर पे लेडी डॉक्टर ज़्यादा रहमदिल होती हैं एंड वो थोड़ा ख्याल कर लेती है। यानी आप ये कह रहे हैं ख़वातीन रहमदिली का मुजाहरा करती हैं मर्दों के बनस्बत, और ऐसा भी होता है लाइफ के अंदर भी ऐसा ही होता है कि ख़वातीन ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं इन चीज़ों को लेके। अच्छा, कैंसर की हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे। आपने कहा जिस नोयत का कैंसर होगा उस नोयत के मुताबिक सिम्टम्स आएंगे। जैसे आपने कहा लंग कैंसर है तो उसमें खांसी के साथ बलगम आना और थूक भी आएगा, तो ये लंग कैंसर की अलामत है। लेकिन एक होता है स्लो पॉइजन कैंसर, जिसको हम कहते हैं कि इंटरनली आपके बॉडी को दीमक की तरह खा रहा होता है, और उसमें आपको सिम्टम्स जो है बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पर नहीं आते, लास्ट स्टेजेस के अंदर आते हैं सिम्टम्स। ये बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि मैंने खुद भी देखे हैं, और उन केसेस की अगर मैं बात करूं तो वो सी ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ज़्यादा नुमाया देते हैं। क्योंकि अगर सी ब्रेस्ट कैंसर की अगर मैं बात करूं फीमेल के अंदर, तो उसमें ये होता है कि आपने अर्ली स्टेज में तो आपने ऑपरेट करा दिया, सर्जरी करा दी, उसके बाद फिर आप डिफरेंट क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट की तरफ जाते हैं। उसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट आपको प्रेफर करता है कीमोथेरेपी करा दी, आपने रेडिएशंस की तरफ आप चले गए, उसके बाद एक कंट्रोल के साथ आपकी मेडिकेशन चलना शुरू हो जाती है। 5 years ऑफ मेडिकेशन कोर्स होता है, वो आगे चलता है आपका। लेकिन अगर हम बात करें 4th स्टेज ऑफ कैंसर पेशेंट्स की, तो वो जब अर्ली स्टेज से लास्ट स्टेज की तरफ मूव करते तो उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि वो समझते कि हमारा जो दीगर पीछे का जो हमारा अर्ली स्टेजेस रही हैं उसमें हमने अपने आप को क्योर करवा लिया है। तो आप क्या समझते हैं कि जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो वक्ती तौर पर सो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि वो तो सो जाते हैं और वो कभी भी जनरेट हो जाते हैं। नहीं, ट्रीटमेंट का मॉडलिटी ये होती है कि आप सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, मुख्तलिफ इससे भी आगे और चीज़ें बहुत सारी हैं अब आ गई है। तो उसमें मॉडस ऑपरेंडी ये होता है कि आप कैंसर के सारे खलियों को उड़ा दें पूरे जिस्म से और उसको मेंटेन रखें कि ये आए नहीं वापस। अगर ये 5 साल तक नहीं आते तो वी कंसिडर इट क्योर्ड। इट्स बीइंग अ कंट्रोल ना? नहीं, क्योर भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं। आजकल ऐसे ट्रीटमेंट आ गई है, जैसे ब्लड कैंसर है, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया है, प्रो माइलोसिटिक ल्यूकीमिया है, रिवर्स हो जाता है पूरा का पूरा। और बाहर के मुल्कों में एक्यूट ल्यूकीमिया जो ब्लड कैंसर है बच्चों का, उसमें तकरीबन 90% क्योर रेट है। अभी वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, टीम वर्क है, पैसा है, और इनको पूरा एल्गोरिदम फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप।
यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस हद तक टेक्नोलॉजीज नहीं है कि वो क्योर की तरफ जा सके। हमारे पास नहीं है। कंट्रोल की तरफ जरूर जाते हैं लेकिन क्योर की तरफ जाने के लिए क्योर मुश्किल के लिए भी है, लेकिन वो बहुत हद सारी तक नहीं इस हद तक नहीं है। जी हाँ, यानी आपने कहा कि इस हद तक पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजीज नहीं है जो कि कैंसर जैसी बीमारी को क्योर की तरफ ले जा सके, और इस पर मज़ीद भी बात करेंगे और इस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार प्रोग्राम के अंदर फिर खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कैंसर की डिसीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, उसकी टाइप्स के ऊपर बात कर रहे थे, उसके स्टेजेस के ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर खौफज़दा होते हैं। और अगर वुमेंस की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, और उसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए, उसके सिम्टम्स को पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर मुनीब मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने कहा कि कैंसर जो है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो कि कैंसर जैसी बीमारी को क्योर कर सके, लेकिन कंट्रोल ज़रूर कर देती है। बाज़ वक़्त ऐसे हमारे पास हैं हॉस्पिटल्स और वहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन हर इंसान उस टेक्नोलॉजीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता। कैंसर का एक ऐसी स्टेज है, ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि बड़ी जो है कॉस्टली है, और उस कॉस्टली बीमारी को जो है वो कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो इन वजूहात की बिना पर डॉक्टर मुनीर आप क्या समझते हैं कि लोग जो कि अपनी बीमारियों को वाज़ेह करने से डरते हैं, तो हम पाकिस्तान के अंदर ये बड़े इश्यूज़ हैं, क्योंकि अगर हम बात करें बेशक हमारी कंट्री है, हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर चीज़ें हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं उनको भी उजागर करना हमारा काम है। तो ये जो हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, लोग जिनकी वजह से जो है बाहर जाने से कतराते हैं, डॉक्टर से रुजू करने से कतराते हैं, और इस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं कि उनको कंट्रोल पे ज़िंदगी गुजारनी होती है, क्योर पे नहीं गुजारनी होती। तो इसको सही करने के लिए हमारे मोमेंटम क्या होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, या आगे जाके जैसे आपने कहा कि मैं ख़ुद बाहर से आया हूँ तो वहाँ पर तो क्योर की तरफ 90% ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल, तो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है। असल में सबसे पहली चीज़ होती है आगाही, अवेयरनेस। ग्रास रूट लेवल से आगाही होनी चाहिए। नंबर 1 प्रिवेंशन पे, नंबर 2 डायग्नोसिस पे, अर्ली डायग्नोसिस। तो जैसे हमारे यहाँ सर्विकल कैंसर औरतों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ना। अब बाहर की दुनिया में पेप स्मीयर होता है, प्रिवेंशन होता है। अब हमारे यहाँ अक्सर लोग जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो पेप स्मीयर करते ही नहीं है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो कि एक ह्यूमन राइट है, और ताकि ये पेप स्मीयर से सर्विकल कैंसर डायग्नोस होने का बहुत अच्छा चांस होता है ना। हमारे यहाँ स्टेज 3-4 के अंदर सर्विकल कैंसर बड़ी हाई मोर्टेलिटी है। दुनिया के में बहुत हाई मोर्टेलिटी है हमारे पास, और बड़ी तकलीफ दे मौत होती है। सही। तो अगर ये पहली स्टेज में या इससे भी पहले जो है ना कैंसर स्टेज के अंदर, जिसे कहते हैं कार्सिनोमा इन साइटू, उस पर डायग्नोज हो जाए तो काफ़ी बचत हो जाती है। ये सब होना चाहिए। इसके अलावा जैसे है ना हमारे यहाँ लोग गुटखा खाते हैं, छालियाँ रह के मुंह में सो जाएंगे, ऐसा ही है। मैंने एक ही घर से 4-4 लोगों को आते जाते देखा है। पहला बेटा गया, दूसरा बेटा गया, तीसरा बेटा, फिर अम्मा भी गई। तो आप देखें एक एक आदमी इस किस्म के कैंसर में 40-50 लाख रुपए यूज़ हो जाते हैं। और स्टेज 3-4 जब होता है तो फिर क्योर रेट बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। तो इसमें फिर और जो बाज़ दवाइयाँ हैं दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वगैरह बाहर से आ रही हैं, और बहुत सारी इम्यूनोथेरेपी आ रही है। तो इनकी कॉस्ट लाख रुपए में होती है, बाज़ दफ़ा लाखों में होती है। बाज़ दवाइयाँ आ जाती चाइना इंडिया से, अगर पेटेंट ख़त्म हो गया तो वो 25-30-40-50 हज़ार, लेकिन फिर भी आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता ना, क्योंकि ये सिर्फ दवाइयाँ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, डॉक्टर की फीस है, इन्वेस्टिगेशन हैं, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, ऑल कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। सही। तो बहुत सारी एक्सपेंसिव, जैसे कि हमने बात की कि एक्सपेंसिव रेट होने की वजह से, एक्सपेंसिव टेस्ट होने की वजह से लोग जो है वो घबराते हैं बाहर आने से कि हम करवाएं ना करवाएं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सर्जरी की तरफ तो चले जाते हैं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो सर्जरी करवा देंगे, लेकिन आगे जाके जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन का प्रोसेस होता है वो नहीं करवाते। अगर ये वो रेडिएशन और कीमोथेरेपी की तरफ नहीं जाते, ऑन्कोलॉजिस्ट से रुजू नहीं करते, तो क्या मसाइल और दरपेश होते हैं या चांसेस होते हैं कि कैंसर दोबारा जनरेट हो जाए? देखिए, फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। फॉलो अप बहुत ज़रूरी है, और इसका पूरा एक एल्गोरिदम होता है कि किस कैंसर का किस मुद्दत से किस नौइयत की तरह फॉलो अप होगा। तो लोग नहीं करते, छोड़ देते हैं बीच में। एक तो नेग्लिजेंस होती है, दूसरी लापरवाही होती है, तीसरा ये कि वसाइल की कमी, चौथा कि गुर्बत।
ये सारी चीज़ों का फैक्टर्स इन हो जाते हैं, तो इस वजह से हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं जिसकी वजह से ये हमारे पाकिस्तान के अंदर ये फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से लोग कतराते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इस फैसिलिटीज़ को हम जल्द से जल्द पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि लोगों के अंदर जो एक झिझक है या एक डर है जो लोगों के अंदर, क्योंकि कैंसर की बीमारी सुन के लोग वैसे ही डॉक्टर मुनीर ऐसे घबरा जाते हैं कि पता नहीं कौन सी बीमारी उनको हो गई है और अब वो शायद बचने के चांसेस ही नहीं है उनके दिमाग में कैंसर सुनते ही सारी ये डेवलप होने शुरू हो जाता है कि अब हमारे बचने के चांसेस नहीं, और अब हमें ऐसी बीमारी हो गई जो कि मौत तक ले जाएगी। तो इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? इनको एजुकेट करना होगा। दूसरा जो है ना, हमें ये कि इनके लिए आसान करना होगा। आसान किस तरीके से, किस वे से आसान करना होगा? देखें, डिपार्टमेंट्स होने चाहिए पूरे ऑन्कोलॉजी के ना, जहाँ पे इनको अवेयरनेस दी जाए। नंबर 2, अगर कोई आता है तो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, सही इन्वेस्टिगेशन हो, डायग्नोसिस हो, फ्रेंडली अप्रोच हो और समझाया जाए। और हमें ये ग्रास रूट स्कूलों से शुरू होना चाहिए कि कम से कम बेसिक चीज़ें स्कूल लेवल से शुरू हो जाए ना। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे अवेयरनेस नहीं होती तो फिर इंसान को मालूम ही नहीं होता। यानी आप ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूरी करवाने चाहिए, चाहे वो ऑन्कोलॉजिस्ट जो बहुत खुद सारे करवाए या अपने डिपार्टमेंट में करवाए, या फिर बहुत सारे कैंसर डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको कराना चाहिए। बहुत सारे कैंसर क्यूरेबल हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, 4th स्टेज की हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपने कहा कि 3 और 4th स्टेज के अंदर काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं कि उसको क्योर की तरफ लेके जाएं, लेकिन कंट्रोल की तरफ लेके जाया जा सकता है। 3rd और 4th को कंट्रोल भी किया जा सकता है। बास कैंसर ऐसे हैं कि 4th स्टेज से भी रिवर्स हो सकते हैं। कम होते हैं लेकिन ऐसे भी कैंसर की मुख्तलिफ किस्म के कैंसर है ना, 50 किस्म के, ट्रीटमेंट भी सैकड़ों किस्म की है। डिपेंड ऑन द टाइप, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कैंसर एंड उसमें फिर वो देखना होता है कि कितना एग्रेसिव है कैंसर, है ना, और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। सही। तो उसमें ये कि हमारे यहाँ अच्छी ट्यूमर मार्कर्स, हिस्टोपैथोलॉजी बहुत दफ़ा लैकिंग होती है ना। हमारे यहाँ ट्यूमर बोर्ड सब बैठता है, सब कुछ होता है, लेकिन बहुत दफ़ा इतनी बारीकी में वहाँ नॉलेज नहीं होती कि बारीकी में जाया जाए। हिस्टोपैथोलॉजी और वो नहीं पूरी नहीं हो पाती जैसे होना चाहिए, जैसे बाहर की दुनिया में होती है। तो वो लैकिंग है, ज़ाहिर बात है। जैसे जैसे हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारी तालीमी इदारे बेहतर हो गए, सबसे बेहतर हमारे तालीमी इदारे बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा ही है, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो सेहत का निज़ाम काफ़ी मुतासर होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ तो फैसिलिटीज़ ही नहीं है। लोग जो है वो सहूलियात का रोना रोते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। लेकिन यह है कि लोग इस वजह से जो है वो जाने से भी डरते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि लोग अपनी बीमारी जो है ना बताने से भी डरते हैं कि अगर हम जाएंगे तो हमें इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, इस तरह के चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं कि हम घर में ही बेहतर हैं। तो इस चीज़ को भी हमें आगे बढ़ा के अपनी चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सेहत की सहूलियात अच्छी मिलेंगी तो लोग जो है वो इतनी बीमारियों में मुब्तला नहीं होंगे। अच्छा, शुगर की बात कर लेते हैं, क्योंकि शुगर भी एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज जिसे हम कहते हैं बीमारी है, और अगर आपको हो गई तो वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है और चलती भी है। तो शुगर को भी कंट्रोल किया जाता है, ख़त्म नहीं किया जाता, उसको भी कंट्रोल है, क्योर नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि शुगर को ख़त्म करने के लिए कोई क्योर ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर? नहीं, पहली बात तो अगर शुगर बॉर्डर लाइन है तो आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल चली जाएगी अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, वर्जिश करें, बहुत ज़्यादा एक्सेस खाना ना खाएं। उसमें भी पोर्शन साइज़ देखना होता है, खाने के अंदर कैलोरी कितना है, और ये देखना होता है कि इस ग़िज़ा के अंदर जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ये बड़ी इसके अंदर पूरी तालीम है, ये कर सकते हैं आप। बड़ी शुगर की ट्रीटमेंट के लिए तो अब तो बहुत अच्छी अच्छी मेडिकेशंस आ गई हैं, वेरी वर्ल्ड क्लास। एंड ये कि अभी इंसुलिन की शॉर्टेज हमारे यहाँ बड़ी ख़तरनाक किस्म की हो रही है, लोगों को इंसुलिन नहीं मिल रही। एक दो कंपनियां हैं जो बाहर की थी वो छोड़ के वाइंड अप करके भाग गई, और इंसुलिन बहुत मुश्किल से लोगों को मिल रही है। अच्छा, पहले तो जैसे कि आपने कहा कि इंसुलिन की बड़ी कमी का सामना करना पड़ा है लोगों को, लोग बड़े परेशान भी है इसको देखते हुए। लेकिन अगर इंसुलिन ना हो तो इसका नेमो बदल क्या होना चाहिए आपकी नज़र में, कि एक शुगर पेशेंट को अपनी ज़िंदगी को बग़ैर मेडिसिन के भी चलाने की ज़रूरत है? क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हमें कोई मेडिकेशन दे दी गई है तो वो हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। तो अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ आ जाएं तो मेडिसिन के बगैर भी अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं?
अगर शुगर बॉर्डर लाइन है या थोड़ी सी है तो बिल्कुल उसके वो रिवर्ट हो जाएगा सब कुछ। और अगर बॉर्डर लाइन नहीं है और तो फिर आप इंसुलिन दवाई खेलें, और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की आ गई हैं और बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ, और बड़ी वंडरफुल ड्रग्स आ गई हैं। सही जैसे एम्पाग्लिफोजिन है ना, तो उसका रोल ये है कि अब कार्डियक भी बहुत अच्छा रोल है। अब यहाँ तक कि रीनल में भी थोड़ा रोल आ रहा है कि वो रीनल डैमेज को स्लो कर देगी या कम कर देगी। तो ये कार्डियक में इसका बहुत अच्छा रोल आया है। तो इस तरह एक सीमाग्लूटाइड है जो अभी अभी एफडीए ने इसको, डायबिटीज़ की दवाई थी लेकिन अभी इसको वेट लॉस के लिए टीनेजर्स में एफडीए ने अप्रूव कर दिया है। अच्छा, यानी ये डायबिटीज की दवाई आप वेट लॉस में भी खा सकते हैं। ये सीमाग्लूटाइड नहीं, सब डॉक्टर की आप विजिट Different करें, prescriptions अपनी होती मर्जी हैं। से कुछ नहीं करें, डॉक्टर के पास जाएं। ये भी तो हमारे सोसाइटी का बड़ा अच्छा माइंडसेट है, बिल्कुल आपने याद दिलाया। हर प्रोग्राम के अंदर ये डिस्कस ज़रूर मैं करती हूँ, क्योंकि हमारी जो आवाम है या हमारे जो लोग हैं वो समझते हैं कि मेडिकल स्टोर पे जाके अपनी तकलीफ बता देंगे तो वहाँ पे शायद वो डॉक्टर बैठा हुआ और वो अपनी तरीके से हमें कोई मेडिकेशन दे देगा तो हम वो खा लेंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा। और वक्ती तौर पर आराम के काबिल जब अपने आप को बनाते हैं तो आगे जाके वो बड़ा मसला बन के उभर कर सामने आता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेडिकल स्टोर पे मैंने बहुत सारे लोगों को जाते देखा, मरते हुए भी देखा है। जाते हैं, बिल्कुल गलत दवाई मिलती है, अंदर डाई। साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को और वो And, सूट नहीं करती बॉडी के ऊपर जो बहुत मेडिकेशन सारी खाते चीज़ें हैं। हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस माइंडसेट को भी ख़त्म करना पड़ेगा। थोड़ी सी आप लोगों को तकलीफ होगी, और तकलीफ किसके लिए होगी? वो आपकी ख़ुद की ज़िंदगी के लिए तकलीफ है कि आप जाएं डॉक्टर को रिकमेंड करें, डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ पर आपको डायग्नोस होगा, उसके बाद जो मेडिकेशन डॉक्टर आपको देगा वो आपकी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए मेडिकेशन देगा। अच्छा, ये जो हमने बात की शुगर पेशेंट्स की, अब शुगर पेशेंट्स के अंदर एक इशूज़ ये भी होता है कि अगर उनको दीगर कोई बीमारी है तो उनको सर्जरी अगर करवानी है तो वो भी बड़े देखना पड़ता है कि उनकी शुगर बॉर्डर लाइन पे है या नहीं है। अगर हाई शुगर है तो भी मसाइल होते हैं, क्योंकि उनकी अगर बॉडी के ऊपर ज़रा सा कट भी लग जाए तो वो भी ख़तरे का बाइस बनती है, क्योंकि शुगर पेशेंट्स जो है वो ऑलरेडी अपनी बॉडी को बड़ा बचा के चलते हैं। क्योंकि अगर ज़ख़म बन जाए तो फिर आपको पता है कि या तो फिर अगर टांग पे ज़ख़म हो गया तो टांग काटनी पड़ती है, हाथ काटना पड़ता है, इस तरह के मसाइल जो है वो आ जाते हैं, क्योंकि वो ज़ख़म जो है वो क्योर नहीं होता, वो फिर बढ़ता जाता है। शुगर पेशेंट की ज़िंदगी का एक दस्तूर ये बन गया है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के केसेस होते हैं? बहुत होते हैं, लेकिन उसमें ये कि अगर आप शुगर कंट्रोल करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, सेलुलाइटिस है तो ट्रीट करें, अगर वो अल्सरेशन हो गई है तो डिब्रीडमेंट करें, पूरा इसका सिस्टम होता है पूरा एक। और अगर आप बहुत सही से इलाज करें तो सब सही हो जाता है। लेकिन अब वो नेग्लिजेंस हो या फिर पूरा इलाज ना हो तो नेचुरली फिर लोगों के पैर कट जाते हैं। अब मैं लोगों को बहुत समझाता हूँ कि शुगर आपको खा जाएगी, किसी की समझ में लोगों को आता नहीं है, बड़ी मुश्किल से। ये शुगर एक मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़ भी है, माइक्रोवेस्कुलर भी है, और बड़ा नुकसान करती है। इंसान के दांत गिर जाते हैं, एजिंग हो जाती है। अच्छा, हाँ, शुगर आज जैसे आपने कहा कोई सर्जरी करना मुश्किल हो जाता है जब तक कि डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए ना। तो डायबिटीज़ कंट्रोल को अगर नहीं होगी तो बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, दिस दैट, तो सर्जरी बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और इसके लिए हाथ को रोकना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे तब तक शुगर आपकी कंट्रोल नहीं होगी। और हर बीमारी के अंदर परहेज़ बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ज़िंदगी के अंदर। परहेज़ ना करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो जो भी बीमारी है वो बढ़ती जाएगी और आपकी ज़िंदगी मुतासिर होगी उससे। डॉक्टर मुनीर, लास्ट मिनट हमारे पास रह गए, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं ये कहूँगा कि देखें, आप जो भी ज़िंदगी में ना अच्छे आप लाइफस्टाइल अपनी अच्छी गुजारें, हेल्दी। जैसे रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1/3 पेट खाली रखो। ये पहले से बड़ी साइंटिफिक बातें इस्लाम में मौजूद है, लेकिन हिकमत अमल है नहीं बिल्कुल। होता। जैसे वज़ू दुनिया की सबसे बड़ी सैनिटाइजर ही वज़ू है। तो अगर आप वज़ू करें, कोरोना से बचेंगे। आप 5 टाइम वज़ू करते हैं या जितनी मरतबा भी वज़ू करते हैं तो आप कोरोना से साफ बचेंगे। सुथरा रहना, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से लेकर चलना, बिल्कुल सफाई निस्फ़ ईमान है और इसी के ऊपर डिपेंडेंसी होती है आपकी पूरी ज़िंदगी की। तो आपको चाहिए कि अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रखें, क्योंकि जिस हद तक आप एक्टिव रहेंगे, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, आप उसी तरीके से बीमारी से भी लड़ सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीर, आप प्रोग्राम के अंदर आए और आपने अपना वक्त दिया, कीमती तज़किया भी दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।